हाँ जी। क्या हाल है आप सबका। तो आज हम करने जा रहे हैं इंडस्ट्री सर्विस ट्रेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो मेजर थीम थी प्लानिंग कमीशन वगैरह वो हमने कर ली है, 5 ईयर प्लान्स वगैरह। ठीक है, तो हम उद्योग सेवा व्यापार आर्थिक सुधार और उदारीकरण हम आज करने जा रहे हैं। ठीक है, माई सेल्फ नियोन और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इकोनॉमिक लेक्चर्स की सीरीज में, जहाँ पे गौरव बुडानिया सर के जो चैनल है उस पर हम ये फ्री इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं कौन हूँ, ब्रो तू है कौन। यदि आप पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। देखो, मैंने पास्ट में क्या किया है, क्या मेरी उपलब्धियाँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि मैं अभी आपके लिए क्या कर रहा हूँ, कितना अच्छा कर रहा हूँ वो मैटर करता है, कितना बुरा कर रहा हूँ वो मैटर करता है। तो अभी तक मैंने क्या क्या किया है, आप गौरव बुडानिया सर के यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी हुई है, चैनल पे जाओगे यूट्यूब चैनल पे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एक, ठीक है, इकोनॉमिक बाय नियोन। तो वहाँ पे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे 1 से लेकर 10 तक। 10 लेक्चर में हमने पूरी इकोनॉमिक्स खत्म करवाने का निर्णय लिया था। 8 लेक्चर हो जाएंगे आज को मिला के और 2 लेक्चर आगे आने वाले हैं। ठीक है, और एक चैनल है कनेक्ट विथ इकोनॉमिक्स नाम से, वहाँ पे आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। जैसे ये लेक्चर है इसके 20 एमसीक्यू वहाँ पे मिल जाएंगे ताकि आप लेक्चर देखो और एमसीक्यू करो। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जो टीचर हमें पढ़ा रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं एक शुद्ध बेरोजगार आदमी हूँ जो आईटी दिल्ली से पास आउट है, थोड़े दिनों जॉब किए, उसके बाद में 3 यूपीएससी मेंस लिखे हैं और अभी आरएस का इंटरव्यू देके आया हूँ और अभी बिल्कुल प्योर बेरोजगार आदमी हूँ। ठीक है, अब तक क्या किया कि हमने ये इंट्रोडक्टरी, बैंकिंग, फिजिकल, मॉनेटरी, बजट, इन्फ्लेशन, जीएसटी, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, एग्रीकल्चर, ये सब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आज करेंगे। पॉवर्टी कर लिया अपन ने, एसडीआई हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब कर लिया अपन ने। आज के लेक्चर में हम करेंगे, बता ही दिया मैंने क्या करेंगे, और कल के लेक्चर जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे हम पीडीएस सब्सिडी वाला पार्ट, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट और प्रोविजंस फॉर वीकर सेक्शन। बस मेन इकोनॉमिक्स खत्म हो गई। फिर एक लेक्चर में हम कोशिश करेंगे अकाउंटिंग क्लियर कवर करने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा अकाउंटिंग में कवर क्या करूँ। एक तो क्वेश्चन आ नहीं रहा देखो, और दूसरा है कि वो कोर मतलब थोड़ा वैसे ऐसे कंसेप्ट होते हैं, तो देखता हूँ मैं क्या कितना कुछ कर पाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं साहब बिना टाइम खराब किए हुए। सबसे पहले तो सेक्टरल कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का कोई भी जो सेक्टर है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है और राजस्थान का कितना है। ठीक है, देखो इंडस्ट्री जो है, ऐसे याद कर लेना आप, इंडस्ट्री तो लगभग सेम है इंडिया और उसका। इंडिया का 28% है, 28.48%, और राजस्थान का 27.31%। लेकिन जब एग्रीकल्चर की हम बात करें तो राजस्थान का 28.95 28.95% है, जबकि इधर 18 है, 18% ही है इंडिया का। क्योंकि हम धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्री से धीरे धीरे डेवलप्ड होने की तरफ जा रहे हैं, और जैसे जैसे कोई कंट्री जब जर्नी कवर करती है, बीइंग अंडर डेवलप्ड टू डेवलपिंग टू डेवलप्ड, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में जो परसेंटेज है वो कम होता जाता है ना। पहले जैसे फॉर एग्जांपल चाइना है, चाइना ने 1980 में एग्रीकल्चर रिफॉर्म लिए, पहले एग्रीकल्चर में उनका भी ज़्यादा, धीरे धीरे कम हो गया, उनका सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो जीडीपी में ज़्यादा योगदान हो गया। तो धीरे धीरे हम उस जर्नी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा। लेकिन राजस्थान अभी उतना नहीं है, राजस्थान एवरेज में देखे जाए तो थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो राजस्थान में एग्रीकल्चर अभी भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और सर्विस सेक्टर कम है। अब देखो 10 यहाँ पे ज़्यादा है, 18 से 28, तो कहीं ना कहीं तो कम होना पड़ेगा। टोटल तो पाई तो 100 की है ना, तो 10 इधर कम हो जाता है सर्विस में, इधर 53 है इधर 43 है। तो ये याद कर लेना भाई, कैसे भी करके याद कर लेना, ये इंडिया का है, ये राजस्थान का है, ये आ सकता है क्वेश्चन पक्का, कौन से सेक्टर का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, ये जीएसडीपी में और ये जीडीपी में। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन में देखो एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 में, क्यों आए, किस लिए आए, ये सब हम कहाँ पे पढ़ेंगे, मेंस में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। यदि मैं अपना ज्ञान बखारने लगूँ तो ये आपके साथ भी इनजस्टिस होगा। ठीक है, तो काम की चीज़ें जो प्रीलिम्स में आ सकती है वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है साहब, तो आफ्टर 1991 सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज रिजर्व की गई पब्लिक सेक्टर की। भाई ये क्या चीज़ है, पहले क्या होता था 1991 से पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट उन चीज़ों में हाथ डाल सकती थी, गवर्नमेंट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर सकती थी, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी। लेकिन 1991 के बाद में एलपीजी रिफॉर्म आया, मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो अपने राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो पीवी नरसिम्हा राव, तो उन्होंने क्या किया कि यार ये गलत बात है, हमें प्राइवेट सेक्टर को भी क्या करना पड़ेगा, प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो इसे फिर एलपीजी है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं कि आपने अलाउ किया बाकी इंडस्ट्रीज को। ठीक है, सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज को छोड़ के जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती है। एक रेलवे ऑपरेशन, देखो मैंने यहाँ पे देखो रेलवे तो अलग चीज़ है,
और एक रेलवे ऑपरेशन है, ठीक है। ये तो ऑपरेशन ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ट्रेन में जैसे ये ड्राइवर हो गए, कैसे चलाना है, कहाँ पे क्या नहीं, जो डिब्बा बनाने का काम प्राइवेट कंपनी कर सकती है, लेकिन ऑपरेशन जो ऑपरेट कर रहे हैं उसको वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में होना चाहिए, ठीक है। हालांकि अब धीरे धीरे इसमें प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, लेकिन ठीक है, फॉर द सेक ऑफ प्रीलिम्स हमें दो चीज़ें याद रखनी कि एक तो रेलवे ऑपरेशन, एक एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी उद्योग धंधे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेट कर सकती है अपने जैसे पीएसयू के द्वारा, है ना। कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गई उसके द्वारा गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये दो धंधे याद रखना, दो उद्योग याद रखना, दो इंडस्ट्रीज याद रखना जो कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर कर सकती है, रेलवे ऑपरेशंस और एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। ये तो हो गया था प्राइवेटाइजेशन वाला काम। और पहले लाइसेंसिंग राज होता था, मतलब आपको कोई भी इंडस्ट्री प्राइवेट वाला खोलेगा तो उसको लाइसेंस लेना जरूरी होता था। और लाइसेंस हो गया तो फिर रेड टेपिज्म आता है। रेड टेपिज्म अब ये सब अपन मेंस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको कि देखो कैसे किस ऑफिसर ने कितना परेशान किया किस इंडस्ट्री को, कैसे टेलीफोन कनेक्शन के लिए इतनी लाइनें लगती थी, कैसे एलपीजी से पहले हालत खराब थी, सब डिटेल में पढ़ेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। आपको इकोनॉमिक्स आपको कोई भी सब्जेक्ट लगे, जैसे एथिक्स में पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसे लगेगा कि अच्छा सिर्फ यही करना था, कि ऐसे ही सोचना था क्या, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें वो यदि आपको सोचना आ गया ना तो सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। ज्ञान नहीं देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ फटाफट से। तो पहले लाइसेंस रिक्वायर्ड होता था, तो लाइसेंस राज जिसे बोलते थे, क्योंकि अफसर आके परेशान करते थे कि लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज 1991 के बाद में ये फैसला लिया गया कि सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज में ही लाइसेंस है। देखो आपको कंपनी तो रजिस्टर करवानी पड़ेगी, आपको इंडस्ट्री रजिस्टर तो करवानी पड़ेगी एमसीए पोर्टल पे, लेकिन लाइसेंस है वो सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज में, जो कि खतरनाक इंडस्ट्रीज होती है उसमें लेना पड़ेगा। क्योंकि इसमें लाइसेंस नहीं दिया अपन ने तो फिर गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, इनका मिसयूज हो सकता है। तो 5 इंडस्ट्री को देखो, प्रीलिम्स में कैसा सवाल आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज रिजर्व ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन आप टिक कर देना, रेलवे और एटॉमिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स लाइसेंस टिल डेट, कौन सी इंडस्ट्री है जो कि लाइसेंस जरूरी होता है। तो एक तो टोबैको इंडस्ट्री, साहब तंबाकू उद्योग, लिख लो फटाफट से लिख लो। दूसरा लिकर इंडस्ट्री, ठीक है, दारू वाला उद्योग। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस, ये दोनों साथ बोले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, ठीक है। और चौथा है जो हेजार्डियस केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज होती है, कोई भी इंडस्ट्री जिसमें केमिकल्स का यूज हो रहा है ना, हानिकारक केमिकल्स का यूज हो रहा है वो। और एक ज्वलनशील पदार्थ, है ना, कोई भी इंडस्ट्री, जैसे मान लो माचिस बनाने की इंडस्ट्री है या फिर पटाखे बनाने की इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री जो कि ज्वलनशील पदार्थों का यूज करती है वो इंडस्ट्री। तो 5 इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, टोबैको, लिकर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, केमिकल और ये जो कौन सी फायर वाली जो इंडस्ट्रीज होती है ना, ज्वलनशील जो भी मटेरियल होता है, ठीक है। ये 5 भी आप याद रखना जो कि लाइसेंस रिक्वायर्ड होती है। आगे चलें फटाफट से, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था इसमें से, इससे बाहर अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आते हैं इंडस्ट्री पे। एक 2022 में राइट टू रिपेयर पोर्टल आया था, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं बने क्योंकि काफी न्यूज में रहा था, मोदी जी ने भी इसके बारे में बोला था। तो राइट टू रिपेयर पोर्टल कौन सी, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यही बन सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा सेटअप किया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इनमें मृणाल सर ने गलत लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लिखा हुआ है, लेकिन गलतियां हो जाती है। व्हेन यू डू समथिंग, मतलब एक मरा हुआ कुत्ता है जिससे गलती नहीं होती, ठीक है, या फिर मरा हुआ इंसान है जिससे गलती नहीं होती। अपन एक बोलते हैं ना, देयर इज अ फेमस प्रोवर्ब इन इंग्लिश दैट नो वन किक्स ए डेड डॉग, मतलब आप किसी पे पत्थर भी फेंक रहे हो तो वो जिंदा कुत्ते पे फेंक रहे हो, मरे हुए कुत्ते पे तो कोई नहीं फेंकता। तो ठीक वैसे ही होता है कि यदि आप काम कर रहे हो, आप कोई मटेरियल डेवलप कर रहे हो, कंटेंट डेवलप कर रहे हो, तो गलती होना इनएविटेबल है, ठीक है। तो मैं ये क्यों बात बता रहा हूँ कि कभी आपके टीचर से गलती हो जाए, कोई भी टीचर हो, किसी भी कोचिंग का हो, ठीक है, तो आप पोलाइटली उसको पॉइंट आउट कर दिया करो। आपको लग सकता है कि अरे यार इसको यही नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप 100 फैक्ट लिखते हो एक स्लाइड में, तो 1-2 फैक्ट गलत होना लाजिमी हो जाता है। हाँ, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको आप करेक्ट कर दो, ठीक है, कोई भी हो। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो बहुत सारे, अरे भाई तू हंस ले यार, हाँ अच्छा नहीं लग रहा था बिना से, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब एक ट्रिक बताता हूँ आपको। कई बार ना, कई बार क्या, हर बार एक सवाल तो ऐसा आता है कि मिनिस्ट्री पूछ लेता है। तो कोई भी कंज्यूमर से रिलेटेड कोई भी, जैसे राइट टू रिपेयर है, तो राइट दे रहे हो आप, किसको राइट दे रहे हो, कंज्यूमर को दोगे। इसमें होता क्या है यार, कुछ नहीं है। आप एक मान लो कुछ भी एक वॉशिंग मशीन खरीद के लाए, ठीक है। तो अब वॉशिंग मशीन की कंपनियां पहले क्या करती थी कि साहब 3 साल की वारंटी है, अब बीच में खराब हो गई, 1.5 साल में खराब हो गई, तो आपको इंतजार करना पड़ता था उसी कंपनी का कि आप वहां पे भेजोगे या उसका सेल्समैन आएगा और किसी और से आपने खुलवा ली हो या आपने खुद से सुधारने की कोशिश की,
तो फिर वो वारंटी पीरियड खत्म हो जाता था, वो बोलते थे कि अब वारंटी में नहीं है, हमारा टूल नहीं लगा, आपने किसी और से सुधरवा लिया, फिर वो कर दी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। राइट टू रिपेयर पोर्टल में आपको एक टूल किट की तरह एक बुक दी जाती है, उसमें सब कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वॉशिंग मशीन को कैसे सुधारते हैं। आप या तो खुद से सुधारने की कोशिश कर लो या फिर कहीं और से मैकेनिक से सुधरवा लो। ये ऐसा होने पर भी आपकी वारंटी पीरियड खत्म नहीं होगी, ठीक है। आपने मशीन खुद से खोल दी तो भी आपकी वारंटी, क्योंकि आपको राइट टू रिपेयर है भाई साहब। आपको ऐसा नहीं कि आप उनका इंतजार कर रहे हो, उनका जो मैकेनिक आएगा और वो करेगा, ठीक है। तो राइट टू रिपेयर पोर्टल हो गया, ठीक है। तो जितने भी कंज्यूमर से राइट से रिलेटेड है फटाफट से कंज्यूमर मिनिस्ट्री कर देना, है ना। और उसके अलावा कॉर्पोरेट अलग होता है, जिसने भी जैसे कंपनी को सेटअप करने वाली चीज़ें और ये सब, है ना, तो वो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर संभालता है। कॉमर्स, जितने भी इंटरनल ट्रेड की बात जब भी होगी, ठीक है, एक से दूसरे राज्य में सामान भेज रहे हैं या कुछ भी, है ना, जैसे डीपीआईआईटी है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। जब भी इंटरनल ट्रेड की बात हो किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आएगा। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ये जो मिनिस्ट्रीज है उनका ध्यान रहना भी इंपॉर्टेंट है। आपको यदि पता ही नहीं होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, और मान लो मैंने ये ऑप्शन की जगह नन ऑफ द अबव कर दिया, तो आप तो दिमाग लगा के यही करोगे यार ये राइट टू रिपेयर है तो शायद हेवी इंडस्ट्री हो सकती है ना। तो आप एक बार नन ऑफ द ऑप्शन हो तो एक बार सोच के देखना एग्जाम में कि यार ऐसी कोई मिनिस्ट्री तो नहीं है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ कंज्यूमर अफेयर्स टाइप से, है ना। जैसे एमएसएमई मिनिस्ट्री का आता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है ना, कोई पोर्टल होता है, उद्यमी मित्रा पोर्टल हो गया, ठीक है। अब 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स हो गया, ठीक है, कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, चौथा नन ऑफ द अबव हो गया। तो आपको लगेगा यार उद्यम से रिलेटेड हेवी इंडस्ट्री कर देता हूँ या फिर उद्यम से रिलेटेड कॉमर्स कर देता हूँ, लेकिन ये किसके अंदर है? एक्चुअली एमएसएमई के अंदर। तो यदि आपके जहन में होगा कि यार देयर इज समथिंग कॉल्ड एमएसएमई भी एक अलग से मिनिस्ट्री है, तो आप एक बार सोचोगे उसके बारे में, ठीक है। आगे चले, एक और क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएलआई स्कीम। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्री में ज्यादा सवाल नहीं बनते इससे, इसलिए मैंने कवर नहीं किया ये, ठीक है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, अरे कुछ नहीं है भाई। आपने जैसे मेड इन इंडिया होता है, उसी को मेड इन इंडिया 2.0 हो ही गए, आगे बढ़ेंगे पर मेड इन इंडिया 2.0 में क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो आपने अपने यहाँ पे सर्विस और इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया है। इंसेंटिव किस पे दिया है? किससे लिंक्ड है? प्रोडक्शन पे। मतलब आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस करते जाओगे उतना इंसेंटिव आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इट विल रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस। हाँ बिल्कुल साहब, यदि यहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फॉरेन एक्सचेंज अपना बचेगा, अपने को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है साहब। इट विल इंप्रूव बीओपी इन इंडिया, बिल्कुल। इंप्रूव करने का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अपन आगे पढ़ेंगे अच्छे से, डोंट वरी अबाउट दैट अभी इसी लेक्चर में। तो इंप्रूव करेगा, क्योंकि भाई जब भी इंपोर्ट घटता है और एक्सपोर्ट बढ़ता है तो अपना बीओपी इंप्रूव होता है ना। क्योंकि जब इंपोर्ट घट रहा है तो हम पैसे नहीं दे रहे उनको, और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो हमारे पास डॉलर ज्यादा आ रहे हैं। जब डॉलर ज्यादा आ रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बढ़ेगा। पेमेंट का बैलेंस, पेमेंट हम कर रहे हैं उसका बैलेंस, है ना। ये बैलेंस बनाया मान लो अपन ने, एक मिनट, ये तराजू है, ठीक है। मतलब एक तरफ रुपी है और एक तरफ डॉलर है, ठीक है। इन दोनों का बैलेंस, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इंपोर्ट घट रहा है तो हमारे पास डॉलर ज्यादा जाएंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो गया, ठीक है। हाईएस्ट सब्सिडीज गिवन टू ड्रोन इंडस्ट्री, हाँ ये ध्यान रखना, ये एक्सेप्शनल इंडस्ट्री है। यहाँ पे वैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो इंसेंटिव स्कीम है 4 से 6% तक इंसेंटिव देते हैं, लेकिन ड्रोन इंडस्ट्री को 20% तक इंसेंटिव दिया है, ठीक है। और चांदी हो जाती है कभी कभी। एक IIT बॉम्बे का एक स्टार्टअप है जो कि बहुत पहले शुरू हो गया था 2004-5 में, है ना। अब देखो विजनरी लोग होते हैं यार ये, कि उस टाइम पे ड्रोन इंडस्ट्री शुरू करना। ये भाई IIT बॉम्बे से पास आउट हुए, उस टाइम से ड्रोन इंडस्ट्री इन्होंने स्टार्ट कर दी। अब उस टाइम तो ड्रोन का इतना मार्केट था नहीं, तो धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन इतने आगे चले गए बाकी ड्रोन इंडस्ट्री से, जो अभी 2020 में शुरू किया है, बाद में शुरू किया है। इनके पास तो टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज बहुत कुछ हो गया, और जैसे ही PLI स्कीम आई इनकी तो चांदी हो गई भाई। तो अभी लगभग 30%, ये अकेला बंदे की जो कंपनी है वो 30% पूरे इंडिया का ड्रोन मार्केट को कैप्चर करके रखा है। बहुत बड़ी बात होती है, अब तो अरबपति बन गई है ना। तो विजनरी आदमी होते हैं जो आगे के 10 साल की सोचे, अभी की नहीं सोचे, ठीक है। ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल ऑल आर करेक्ट हो गए। चलो भाई, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ठीक है। तो अब क्योंकि इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, तो अब मैंने सिर्फ वही चीजें उठाई है जो आपके प्रीलिम्स में मोस्ट प्रोबेबल है, ठीक है। मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता अभी। तो अब कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है? टोटल 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। अब देखो, यदि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होता क्या है? कुछ नहीं है यार। जैसे मान लो यहाँ से ट्रेन जा रही है, ठीक है, या रेल की पटरी जा रही है।
इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रीज को सेटअप कर देंगे, है ना, जितनी भी दूर तक ये जा रही है, वही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, ये पूरा कॉरिडोर हो गया, ठीक है। ये तो फ्राइट कॉरिडोर है, डीएफसी, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, फ्राइट मतलब माल को आवाजाही जो होती है, ये तो फ्राइट कॉरिडोर है, रेल तो, है ना। और ये जो इसके अगल बगल का जो पूरा एरिया है, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जहां पे इंडस्ट्री सेटअप है। यहाँ पे क्या फायदा होगा भाई, माल आने जाने में सुविधा होगी, इस इंडस्ट्रीज कॉरिडोर में टैक्स इंसेंटिव मिल जाते हैं। दूसरा, एक साथ इंडस्ट्री एक जगह होगी, तो मान लो ये इंडस्ट्री पेपर छापती है ना, पेपर की रिम छापती है, ये इंडस्ट्री प्रिंटर छापती है, और यहाँ पे एक एजुकेशन इंडस्ट्री है, तो फटाफट से ये क्या करेगी, इन दोनों का एक, इन तीनों का एक कॉन्ग्लोमरेट बन गया ना, एक तरीके से समूह बन गया कि पेपर रिम यहाँ से खरीद लेंगे, प्रिंटर यहाँ से खरीद लेंगे, और एजुकेशन इंडस्ट्री चल रही है बढ़िया। तो इनका बहुत सारा खर्चा बचता है, एक साथ बल्क में ऑर्डर कर देते हैं, पास में है, तो इस ये सब फायदा होता है, टैक्स इंसेंटिव तो होता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का फायदा होता है। और फिर एक्सपोर्ट, एक साथ एक्सपोर्ट, मान लो इंडस्ट्रीज में, मान लो हैंडीक्राफ्ट की कोई इंडस्ट्री लग गई है अपने, है ना, हैंडीक्राफ्ट नहीं बोलेंगे अपन उसको, हैंडीक्राफ्ट तो हाथ से बनते हैं ना, तो मान लो ऐसी कोई इंडस्ट्री लग गई, खिलौने की, टॉयज की इंडस्ट्री लग गई, ठीक है, और अलग अलग टॉयज की 4-5 इंडस्ट्री लगी, उन्होंने साथ मिलकर एक्सपोर्ट करने का फैसला लिया है, तो वो भी एक फायदा हो जाता है, ठीक है। तो अंडर डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर क्यों कौन कॉरिडोर्स बना रहा है, डीपीआईआईटी बना रहा है, ठीक है। बजट डीपीआईआईटी के थ्रू पास होता है, ठीक है। अब 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जैसे मान लो ये, एक मिनट, इंडिया का मैप बनाने की ट्राई करता हूं मैं, राजस्थान का बन सकता है, देखो भाई, ओके, ठीक है, इंडिया का मैप बन गया। जैसे ये दिल्ली है, ये मुंबई है, तो एक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन गया। फिर मुंबई से बेंगलोर का एक बन गया, मुंबई बेंगलोर, फिर बेंगलोर से चेन्नई का, तो बेंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन गया। एक है अमृतसर से कोलकाता का। तो इस तरीके से सारे अलग अलग जगह इंडस्ट्रियल 11 कॉरिडोर बने हुए, लेकिन अपने जो काम का है कौन सा है, डीएमआईसी है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। और ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पक्की गए होंगे पढ़ते पढ़ते, इसलिए मैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। कहाँ से कहाँ तक है भाई, दादरी से लेकर जैनपुर तक है। लेकिन मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आज जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको, 2 मिनट का पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको एक डर खत्म हो जाएगा, एक सेंस ऑफ वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि अच्छा, मतलब मैं पहले रट रहा था और अभी ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि इन्होंने, ये जो है ये रेल लाइन है साहब, ये जो लाल लाल दिख रही है ना, इसको बोलते हैं डीएफसी, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। ये रेल लाइन बनी हुई है दादरा से लेकर जैनपुर तक, ठीक है साहब, है ना। ये तो हो गया, 6 स्टेट्स कवर करती है। आपको पता है यूपी, दिल्ली तो चलो यूटी है, तो दिल्ली कवर करती है, लेकिन उसके अलावा स्टेट 6 करती है। यूपी बिल्कुल दादरी है ही यूपी में, उसके अलावा हरियाणा में घुसती है, ये देखो ये वाला हरियाणा हो गया, फिर उसके बाद राजस्थान में घुसती है, बिल्कुल हो गया, फिर गुजरात में बिल्कुल, और आखिरी में महाराष्ट्र में। अब ये मध्य प्रदेश कहाँ से आ गया भाई, मध्य प्रदेश में तो जा ही नहीं रही है रेल लाइन। हाँ बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश में रेल लाइन नहीं जा रही, लेकिन जो डीएमआईसी है वो ये बोलता है कि जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, इसके दोनों तरफ 150 किलोमीटर, इधर भी 150 किलोमीटर चले जाओ और इधर भी 150 किलोमीटर, इसको बोलते हैं अपन डीएमआईसी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसको बोलते हैं। ये तो डीएफसी है, बीच वाली जो रेल लाइन है वो तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है ये तो, लेकिन ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये पूरा है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो येलो येलो सा रीजन बना हुआ है ना, ये है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो देखो यहाँ पे ये मध्य प्रदेश भी आ गया, ये रेल लाइन तो नहीं आ रही मध्य प्रदेश में, लेकिन ये जो ये देखो ये येलो रीजन आ गया। तो ये जो जैसे रतलाम वगैरह, ये जो एरिया है ना रतलाम वगैरह का, मैंने यहाँ पे किया भी, ये देखो यहाँ पे ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट हो गया, बहुत ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। इसके बारे में भी आप हम एथिक्स में जब पढ़ेंगे ना तब बात करेंगे, कैसे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ने बहुत सारी जो एविल से उनसे जीत पाई थी। रतलाम, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये जो येलो येलो एरिया दिख रहा है, ये एमपी का आ जाता है, इसलिए एमपी को भी काउंट करते हैं हम। तो 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 6 स्टेट हो गए, ठीक है साहब। टोटल लेंथ 1504 किलोमीटर है, कहीं पे 1483 दी हुई है, ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप टिक कर देना। अब मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की कि जैसे अधिकतर 1483 गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह है, लेकिन अपने इकोनॉमिक सर्वे में 1504 है। तो अपने को वही है, दोनों में से एक ऑप्शन आएगा तो ठीक है। तो आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिले टिक कर देना है। शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो डेडिकेटेड, कहीं तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की लेंथ लिखी हुई हो, तो हो सकता है कि वो 1423 किलोमीटर हो। लेकिन जब डीएमआईसी की लेंथ की बात करें तो शायद एक्सटर्नल अपन कर्वेचर की लेंथ इन्होंने की होगी, तो जब एक्सटर्नल कर्वेचर की लेंथ होगी वो 1504 होगी। तो ऐसा मैंने शायद दिमाग लगाया, लेकिन अपने को नहीं घुसना उसमें, ठीक है। दोनों में से कोई भी है, आप टिक कर देना, 1504 या 1423 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, फाइनेंस कौन कर रहा है? फाइनेंस अलग अलग, जैसे यूनियन गवर्नमेंट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। उसके बाद जापानीज इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, जापानीज इन्वेस्टमेंट बैंक का 26% तक फाइनेंस है, 26% तक स्टेक है डीएमआईसी में, ठीक है, जापानीज इन्वेस्टमेंट बैंक का। और साथ में कुछ और भी है, ठीक है, वो अपने इंपॉर्टेंट नहीं है।
आगे चलते हैं भाई, ये साथ में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है ना, एनबीएफसीज, वो कर रही है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है फाइनेंसिंग में। चलते हैं आगे, राजस्थान में आते हैं अपन। राजस्थान में ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे राजस्थान में कहाँ से एंटर कर जाते हैं, लगभग अलवर से एंटर करेगा। तो यहाँ पे ये पूरा देखो, ये 150 किलोमीटर तक है। ये जो भी ब्लू ब्लू दिख रहा है ना आपको, ये पूरा एरिया डीएमआईसी के अंदर आता है, ये पूरा, ठीक है। तो अब यदि लेंथ की बात करें तो लगभग 38% लेंथ 553 किलोमीटर 553 किलोमीटर राजस्थान में कवर होता है, ठीक है। ये फैक्चुअल चीजें याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। टोटल का 38% राजस्थान में कवर होता है, जो कि 553 किलोमीटर होता है। कभी कभी अब वो 553 किलोमीटर लिख देगा, 38% नहीं लिखेगा, ठीक है। और एरिया की बात करें तो राजस्थान का 58% एरिया डीएमआईसी में वो फॉल करता है। मान लो ये पूरा एरिया 100% है, मान लो, है ना, ये पूरा एरिया मान लो 100 है, तो उसका ये जो नीला नीला एरिया जो है वो 58 है, ठीक है। ठीक है साहब। अब देखो इसमें दो, एक तो इंडस्ट्रियल रीजन है और एक इंडस्ट्रियल एरियाज है, इसके अंदर ही बनाया हुआ है। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है यार, कुछ नहीं। इंडस्ट्रियल रीजन जो होता है ना, वो तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, ठीक है। रीजन है पूरा पूरा, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब इसके अंदर सब कुछ होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉरपोरेट ऑफिस होंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज होंगी, हॉस्पिटल्स होंगे, ठीक है, सब कुछ होगा। जैसे खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है। और दूसरा जो प्रपोज है वो अजमेर किशनगढ़ है, सब कुछ होगा वहाँ पे इंटीग्रेटेड। आईआईएम्स मतलब जो मैनेजमेंट की जो यूनिवर्सिटीज है वो होगी, उसके अलावा इंडस्ट्रीज तो होगी होगी, एयरपोर्ट्स होंगे, ठीक है, स्मार्ट सिटीज होगी, सब कुछ होगा इनमें, ठीक है। पूरी तरीके से एक तरीके से इंडस्ट्रियल रीजन बना दिया। इंडस्ट्रियल एरियाज में सिर्फ इंडस्ट्रीज होगी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एरियाज तो 3 है और इंडस्ट्रियल रीजन 2 है, ये भी आपको रटने ही पड़ेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडस्ट्रियल रीजन्स अंडर डीएमआईसी इन राजस्थान? खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना और अजमेर किशनगढ़, 2 हैं ये। और इंडस्ट्रियल एरियाज 3 है, जयपुर दौसा, राजसमंद भीलवाड़ा और जोधपुर पाली मारवाड़, ठीक है। अभी जो फर्स्ट फेज में वो 2 पे काम चल रहा है, खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना जो कि एक इंडस्ट्रियल रीजन है, और जोधपुर पाली मारवाड़ जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। आगे समझ में, आगे चलते साहब। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि लगभग 154 स्क्वायर किलोमीटर का है। 9 विलेज पाली डिस्ट्रिक्ट में, ये पाली डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है। जोधपुर पाली मारवाड़ की इसमें पाली डिस्ट्रिक्ट के 9 विलेज इसमें आते हैं। और जो खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट के 43 विलेजेस, मतलब अरे ऑफकोर्स, मतलब यार इंडस्ट्रीज कहीं एक जगह तो लगेगी नहीं, तो 43 विलेजेस का एक एरिया है पूरा, ठीक है। तो एक इंडस्ट्री यहाँ लगा दी, एक इन दोनों गांवों के बीच में हो गई, एक इन दोनों गांवों के बीच में हो गई। इस तरीके से इंडस्ट्रीज का एक पूरा इंडस्ट्रियल रीजन बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं साहब। अब इन गांवों को फायदा भी होगा यार, देखो रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, यहाँ की जमीनों के भाव भी बढ़ते हैं, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य भी मिलेगा। लेकिन इसके साथ कुछ नुकसान भी होते हैं, बहुत पोल्यूशन होता है। आप यदि नीमराना भिवाड़ी एरिया में जाओगे तो वहाँ का जो AQI है, ठीक है, ये सब अपन मेंस में पढ़ेंगे अच्छे से एयर पोल्यूशन के बारे में। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत गंदा होता है यार, कभी कभी 400 400 500 पहुंच जाता है, तो वहाँ की हालत खराब है। तो देयर इज ऑलवेज 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन, तो 2 खाने की 2 धार की तलवार है यार, ये तो क्या करें, ठीक है। अब चलते हैं स्टार्टअप पे। स्टार्टअप की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमएसएमई की डेफिनेशन जैसे पूछ ली थी, ठीक है, आरएस में। तो स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या होती है? पहली बात तो कोई भी कंपनी 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब 10 या 10 से कम साल की होनी चाहिए। पहली डेफिनेशन तो ये, पहला जो क्राइटेरिया वो तो ये गया। प्लस है, ठीक है, डजेंट हैव एनुअल टर्नओवर मोर देन 100 करोड़। 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, ये टर्नओवर है, ये प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। टर्नओवर में सब कुछ काउंट होता है, कितना लेन देन हुई। प्रॉफिट हो सकता है आपका 1 करोड़ ही हो या 500 रुपए ही हो, ठीक है। तो 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, 10 साल से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। प्लस मस्ट बी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप के लिए कि कोई भी जो गुड्स और सर्विसेज है उसके इनोवेशन और डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। फॉर एग्जांपल, आप सर डिफरेंस क्या होता है? कुछ नहीं, देखो यार, एक किसी ने किराने की दुकान खोल ली बहुत बड़ी, क्या ये 10 साल से कम का है? बिल्कुल है। अभी खोली उसने 1 साल पहले ही, मान लो 100 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, हाँ भाई इसका तो 1 करोड़ ही टर्नओवर है, ठीक है, पूरे साल का। क्या ये स्टार्टअप है? नहीं है, ये तो किराना की दुकान है, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप जिसे बोल सकते हो, ठीक है। ये स्टार्टअप नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गुड सर्विस। ये तो क्या करता है? माल को लाता है और बेचता है। कोई ऐसा कुछ कर रहा है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ ऐसा बना दिए, जैसे किसी ने चिप्स बना दिए, है ना, और अलग टाइप के चिप्स बना दिए, है ना, अलग अलग फ्लेवर्स के चिप्स बना रहा है, तो वो स्टार्टअप की श्रेणी में आएगा, ठीक है। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तीनों इंपॉर्टेंट चीजें। अब स्टार्टअप इंडिया एक रिलेटेड है, कब हुई? 16 जनवरी 2016 को हुई, ये ध्यान रख लेना है।
मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि कॉमर्स की बात हो रही है यहाँ पे, वाणिज्य की बात हो रही है, स्टार्टअप वही तो करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के। अब आप एक बार दिमाग लगा लेना एग्जाम में, क्या स्टार्टअप रिलेटेड कोई अलग से मिनिस्ट्री तो नहीं है ना, जैसे एमएसएमई की तो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री होती है, तो नहीं है, तो फिर आप सेफली कॉमर्स को आप कर सकते हो, क्योंकि सबसे क्लोज फिर कॉमर्स ही होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, डीपीआईआईटी, ठीक है। और बेनिफिट्स क्या क्या है? जैसे 3 साल का एग्जाम्पशन दे दिया इनकम टैक्स का, कॉर्पोरेशन टैक्स में एग्जाम्पशन हो गया, मतलब छूट हो जाती है कि 3 साल तक आप कितना भी कमाओ यार, आपको इनकम टैक्स जो फाउंडर है उसका पैसा आएगा, प्रॉफिट आएगा, तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जो कंपनी है उस पर कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है, उसका कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं लगेगा। ये सब डायरेक्ट टैक्स के टाइप है ना, अपने सब ये सब पढ़े हुए हैं, तो ये सब एग्जाम्पशन है, ये अपने अभी काम के नहीं, ये सब मेंस में काम किया, अपन अच्छे से पढ़ेंगे। अब आते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, GII, ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप्स की बात हो रही है तो GII मैंने यहीं पे कवर कर लिया। ये तीन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलके कवर करते हैं। वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कॉर्नेल नाम की एक यूनिवर्सिटी है, और एक इंसिड बिजनेस स्कूल है पेरिस में, ठीक है। तो ये 3 मिलके करते हैं GII को, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को, बस ये ध्यान रख लेना है। इंडिया की जो 2022 में रैंक थी 40वीं थी 132 कंट्रीज में, ठीक है, और फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड की थी, ये ध्यान रख लेना। और इंडिया के इनोवेशन इंडेक्स को निकालता है नीति आयोग, जैसे SDG इंडेक्स होता है एक तो, ठीक है, और इंडिया का भी SDG इंडेक्स नीति आयोग निकालता है अलग से, वैसे ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल तो ये निकाल देते हैं तीनों मिलके, और इंडिया का वो नीति आयोग निकालता है, ठीक है। ओके साहब, और इंडिया की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सी थी? 40, और फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड की थी। आगे चलते साहब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें अब ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, जो अभी इंपॉर्टेंट ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि 2020 के बाद में इसने निकालना बंद कर दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो वर्ल्ड बैंक निकालता है ना, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशंस लग गए थे कि यार सही से नहीं होता और बायस्ड है, और जो डेटा ये जो कलेक्ट कर रहे हैं वो उसमें डिस्क्रिपेंसीज है। तो अभी 2020 के बाद में शायद रिफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है अब आगे ले आए, लेकिन लास्ट जो दिया था 2020 में रिपोर्ट आई थी, उसमें इंडिया की रैंक 63 थी, 63rd, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। एक तो लास्ट जो थी उसमें 63rd थी। 10 पैरामीटर्स होते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यार पूछा हुआ है यार इस प्रीलिम्स में कि जैसे आपको याद है एक बार पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन सम इंडेक्स, कौन सा था यार, कौन सा था, मैं भूल गया अभी। वो था IIP था एक तो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें कौन सा पैरामीटर नहीं है, जो आठ जो इंडस्ट्रीज थी, कोर इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्री नहीं है, तो वैसे 10 पैरामीटर आप याद रखना। अब आप थोड़ा सा बस दिमाग लगा लेना, वहाँ पे कुछ भी रेंडम हो सकता है ऑप्शन, तो जैसे ये UPSC में पूछा हुआ है, CDS वगैरह में पूछा होता है, तो RPSC यूजली उन पेपर्स को देख लेती है। तो देखो कौन से 10 पैरामीटर, कोई भी बिजनेस को करने में कितनी सुगमता है, उसके लिए ये क्या करते हैं वर्ल्ड बैंक वाले, ये देखते हैं कि उस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितनी परेशानी हो रही है। आप बोलोगे स्टार्ट करने में क्या परेशानी, उठाओ लैपटॉप तो सर्विस इंडस्ट्री शुरू हो गई, खोलो दुकान, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सारे, आपको जैसे मान लो कनेक्ट सिविल्स का ही स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले ट्रेडमार्क रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर डोमेन लेनी पड़ेगी, फिर कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा, बहुत सारे लफड़े होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना सुगमता है, कितनी ईज है ना। फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट भी खोलना हो तो अपने यहाँ पे इंडिया में 100 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगते हैं भाई साहब, अलग अलग पता नहीं क्या क्या तरीके के ना, और लगभग 27 दिन लग जाते हैं उस पूरे प्रोसेस में। हाँ, सिंगापुर में ये 3 दिन में ही हो जाता है, ठीक है। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ ज़्यादा होगी रेस्टोरेंट की, सिंगापुर में ज़्यादा होगी। तो ये सब अपन मेंस में देखो भाई, डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा मुंह पे ही होने चाहिए। जब आप लिख के आओगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्वेश्चन आ गया 10 मार्क्स का, और आप पहली लाइन ये लिख के आओगे कि इन इंडिया इट डज रिक्वायर 27 days फॉर ए रेस्टोरेंट बिजनेस टू स्टार्ट, वेयर एज इन सिंगापुर इट ओनली रिक्वायर्स 3 days। भाई साहब वो खुश हो जाएगा यार कि ये बंदा अलग है, इसका आंसर को मैं ढंग से पढ़ूंगा। और एंड वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन मेंस एग्जाम, दोनों उसके लिए, दोनों मीडियम्स के लिए, हिंदी इंग्लिश मस्त मचा देंगे अपन, ठीक है। अपनी कॉपीज अलग ही दिखेगी वहां पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग ए बिजनेस, कंस्ट्रक्शन परमिट, ठीक है, ये ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्शन के लिए परमिट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितने लफड़े हो रहे हैं लेने देने में, प्रॉपर्टी जो जिस पे आप काम कर रहे हो वो रजिस्टर होने में कितना टाइम लग रहा है, क्रेडिट आपको लोन आसानी से मिल रहा है नहीं मिल रहा, टैक्स पे करने में कितनी परेशानी हो रही है, कितने पोर्टल्स पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है, कितनी क्या क्या टैक्स देने पड़ रहे हैं, माइनॉरिटी जो इन्वेस्टर्स है उनका प्रोटेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, क्या आप एक्सपोर्ट ढंग से कर पा रहे हो, या एक्सपोर्ट में भी आपको 50 तरीके के सर्टिफिकेट लेने पड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्स, मतलब आपने किसी के साथ MOU साइन कर लिया, ठीक है, तो वो इन्फोर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या फिर वो डिफॉल्ट जा रहे हैं, रिजोल्विंग इंसॉल्वेंसी, मतलब आपने मान लो आप बैंकरप्ट हो गए या कुछ दिक्कत हो गई, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो वो रिजोल्व हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहा, एग्जिट सही से हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहा, तो ये 10 पैरामीटर है। अब वो एक रैंडम कुछ भी दे देगा पैरामीटर, ठीक है,
कि लेट से यार अब मैं क्या क्या याद करूँ अच्छे से, मैं एमसीक्यू बनाऊंगा तब मैं ऐसा कोई पैरामीटर डाल दूंगा कि वो इनमें 10 में से नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक है। टैक्स पे करना 2-3 बार पढ़ोगी तो अपने आप दिमाग में हो जाएगा, ठीक है। अब ये विवाद से विश्वास भी बहुत न्यूज में था यार, ज्यादा न्यूज में था, लेकिन इससे क्वेश्चन बनेगा नहीं कुछ, है ना। बस मैं जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ा देता हूँ। ये किसके अंदर है? पहली बात तो विवाद से विश्वास जो स्कीम आई वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, ठीक है। अब वो विवाद से विश्वास मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स दे सकता है, क्योंकि विवाद कंज्यूमर्स से ही होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दे सकता है, क्योंकि विवाद मतलब वही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होते हैं। तो नहीं, कुछ नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, ठीक है। दोनों ही 1.0 2.0। जो विवाद से विश्वास 1.0 था वो एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए था, एमएसएमई इंडस्ट्रीज के उत्थान के लिए था, बस इतना याद रख लेना। और ये किसके अंदर किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने नहीं किया है, ध्यान रखना ये, ठीक है। और विवाद से विश्वास 2.0 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है वो है कॉन्ट्रेक्चुअल जो डिस्प्यूट्स होते हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के। फॉर एग्जाम्पल कोई एक आईएएस ऑफिसर है और एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, कोई ठेकेदार है रोड बनाने के लिए, इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। आईएएस अफसर बोल रहा है कि तूने रोड की क्वालिटी और ढंग से नहीं की तो बिल रोका हुआ है। तो ये जो ठेकेदार है वो कोर्ट में पहुंच जाता है, ठीक है, और फिर वो डिस्प्यूट चलता रहता है। तो इन दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाए बाहर ही, उसके लिए विवाद से विश्वास, ये एक्सटर्नल सेटलमेंट के लिए, ठीक है। ठीक वैसे कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मतलब कोई भी पीएसयू हो गई, जैसे ओएनजीसी हो गई, ठीक है। ओएनजीसी का और मान लो किसी बड़े मुकेश अंबानी भी तेल के बिजनेस में ना, तो इनके बीच मान लो कोई एमओयू साइन हुआ था कि मुकेश अंबानी कुछ अपनी मशीनें लगाएगा यहाँ पे और ओएनजीसी उसकी मदद से एक्सट्रैक्शन करेगी, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ विवाद हो गया पैसों लेने देने का, तो ये या तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। बॉम्बे हाई से मान लो तेल निकाल रहे तो वो जुडिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट में लगेगा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने से अच्छा है एक बार ये विवाद से विश्वास अंतर्गत स्कीम के अंदर बाहर से सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये, और ये कौन किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, भले ही डिस्प्यूट कोई सा भी हो। आगे समझ में। एक पीएम मित्रा स्कीम है, अब वो डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आएगा कि पीएम मित्रा स्कीम इज रिलेटेड टू फर्स्ट टेक्सटाइल बिजनेस, दूसरा स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तीसरा मित्रा की बात हो रही है तो लेट्स से फॉर एनआरआईज मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए, और चौथा ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव जो भी है ना, इस तरीके से अलग अलग देगा। तो मित्रा मतलब टेक्सटाइल के लिए, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, मित्रा टेक्सटाइल, टी याद रख लेना, टेक्सटाइल, ठीक है, बस इतना ही याद करना है इसमें। आगे चलते हैं, मेक इन इंडिया 2.0। 1.0 तो आपको पता ही है, पहले शुरू हुआ था 2015 में। अब मेक इन इंडिया 2.0 में क्या है? डीपीआईटी, क्योंकि यार मेक इन इंडिया की बात हो रही है तो क्या है, इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, 2022 से स्टार्ट हुआ ये 27 सेक्टर में, ठीक है। ऑप्शन आएगा कैसे आएगा कि ये 30 सेक्टर में या 25 सेक्टर में, इतने में 27 सेक्टर में, जिसमें 15 मैन्युफैक्चरिंग है, 12 सर्विस सेक्टर है। 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 5 साल तक और 60 लाख नई जॉब इसमें क्रिएट होगी मेक इन इंडिया में। बस ये 3 डेटा याद रख लेना, बल्ले बल्ले, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको आप पोज करके आप रट लो इनको या लिख लो जो भी है। एमएसएमई की डेफिनेशन मैंने बताई दी है, आ सकती है प्रीलिम्स में। एमएसएमई में क्या है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो वो हो सकती है जिनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम होना चाहिए और एनुअल जो टर्नओवर है 5 करोड़ से कम होना चाहिए। फिर 1 से फिर 10 स्मॉल में और 50, फिर 10 से 50 और 50 से 250। मतलब ये जो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट है वो तो 5 गुना होता है। जैसे 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का 5 गुना 5 करोड़, 10 करोड़ है इन्वेस्टमेंट तो टर्नओवर 50 करोड़, और ये 50 करोड़ है तो इसका 5 गुना 250 करोड़। तो ये तो याद करने की जरूरत है ही नहीं आपको, बस ये याद कर लो माइक्रो में जो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होता है, स्मॉल में 10 करोड़ होता है, मीडियम में 50 करोड़ होता है, फिर 5 गुना करने से टर्नओवर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट, यूके सिन्हा कमेटी किससे रिलेटेड है? एमएसएमई में रिफॉर्म्स लाने के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। वो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिलेटेड टू, या फिर यूके सिन्हा कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। तो पहले एमएसएमई दे देगा, दूसरा बैंकिंग रिफॉर्म दे देगा, तीसरा टेक्सटाइल रिफॉर्म दे दिया मान लो, चौथा कंज्यूमर अफेयर्स या फिर कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो एमएसएमई में रिफॉर्म के लिए यूके सिन्हा कमेटी। मुद्रा यूनिट, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी। इसकी डिटेल में हमने बात कर ली है, कैसे किशोर तरुण और वो जो 3 टाइप के लोन होते हैं, सब कुछ बात कर लिया है अपन ने, ठीक है। उभरते सितारे प्रोग्राम, ठीक है, ये एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए, ध्यान रखना। उभरते सितारे प्रोग्राम में ऑप्शन देगा कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, या फिर ये बच्चों के लिए है, या फिर बच्चों में स्किल डेवलपमेंट के लिए, ऐसा कुछ देगा वो, ठीक है। उभरते सितारे प्रोग्राम इज फॉर एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, जो कि सिडबी प्लस एग्जिम दोनों को मिला के होता है। अब देखो एक्सपोर्ट का काम कौन संभालता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम का मतलब यही था। और एमएसएमई को कौन संभालता है? सिडबी। ये दोनों क्या है?
ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, याद करो, पढ़ा था हमने, वो 4 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पढ़े थे, एग्जिम, नाबार्ड, सिडबी, और एक कौन सा था, मैं खुद ही भूल गया, एग्जिम था, नाबार्ड था, सिडबी था, और एक कौन सा था यार, वो हाउसिंग वाला, ठीक है, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। तो ये 4 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स थे, तो इनमें से जो 2 हैं वो दोनों मिलकर काम करते हैं उभरते सितारे में। एमएसएमई मिनिस्ट्री, अब ये जो स्फूर्ति नाम की स्कीम है, उद्यमी मित्रा पोर्टल है, और एस्पायर नाम की स्कीम है, तीनों स्कीम्स, और भी बहुत सारी स्कीम्स है, लेकिन मैंने काम की कवर की, एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर आती है, क्योंकि ट्रेड की बात हो रही है, इंडस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो स्फूर्ति, एस्पायर और उद्यमी मित्रा पोर्टल एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर आता है। फटाफट चलते हैं ट्रेड पे, अपन ने इंडस्ट्री और सर्विस में कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे थे। अब मैं आपको अपना ज्ञान दूं, कोई मतलब नहीं है, आपका भी टाइम प्रीशियस है अभी, और आपको नई चीजें फीड करना मिनिमम चाहता हूं मैं। तो कोई कॉस्ट बेनिफिट बहुत हाई था, कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और बेनिफिट बहुत कम था, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट जब हम बोल रहे हैं तो कॉस्ट डिवाइड बाय बेनिफिट, ठीक है। एक बात बताया था ना, ट्रेड टू जीडीपी रेशियो जिसे हम बोलते हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट क्या है, ज्यादा है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है। यदि बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो में बोलता है, बेनिफिट कॉस्ट, तो बेनिफिट ऊपर कॉस्ट नीचे, तो फिर वो तो कम है, ठीक है। देखो मैं कुछ भी बताता रहता हूँ ना आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखते हैं भाई ट्रेड में क्वेश्चन के साथ आए। देखो ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन इंडिया? इंडियाज ट्रेड बैलेंस रिमेन नेगेटिव फॉर द एंटायर पीरियड दिस टू दिस। इंडियाज ट्रेड बैलेंस रिमेन पॉजिटिव फॉर द एंटायर पीरियड दिस टू दिस। इंडियाज ट्रेड बैलेंस रिमेन नेगेटिव फॉर द एंटायर पीरियड दिस टू दिस। अब देखो, अब मैं ये क्यों पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि यार ये बहुत लल्लू क्वेश्चन था, लेकिन मैं बता रहा हूँ 90% ऑफ द जो एस्पिरेंट्स होंगे पढ़ के ही छोड़ देंगे कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, इतना डेटा वगैरह और मुझे क्या पता वो सब। लेकिन आपको यदि ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में किसी ने कॉन्सेप्चुअली समझा दिया होता, इकोनॉमिक्स को अच्छे समझा दिया तो ये बहुत लल्लू क्वेश्चन था। मैं अच्छे से समझाता हूँ, फिर अपन इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, पहले बात तो बैलेंस बनाना है पेमेंट में, एक डॉलर और रुपी में, या फिर कोई भी दूसरी करेंसी है और रुपी के अंदर, ठीक है। 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट चालू खाता और कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता। ये सब पढ़ा हुआ है आपने, जैसे अपने बजट में पढ़ा था। यहाँ पे करंट अकाउंट में किस किस से डील होगा, जो भी गुड्स और सर्विसेज हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो किस में आएगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि हम अपनी इकोनॉमी में से दूसरी इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी हो दूसरी, चाहे वो चाइना हो, यूएसए हो, सिंगापुर हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, उनसे हम जो एक्सचेंज कर रहे हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर था। भुगतान का जो संतुलन बनाना है, ठीक है, उनसे, दूसरी इकोनॉमी से। तो अब भुगतान कैसे कैसे होगा, तो वो गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भुगतान होगा। मान लो हम गुड्स बेच रहे हैं तो हमारे पास डॉलर आएगा, ठीक है, यूएसए को। यदि हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारा रुपए उधर जाएगा, डॉलर अपना उधर जाएगा, ठीक है, तो रुपए जाएगा। तो इस तरीके से, तो जब करंट अकाउंट जब 1 साल से कम की चीजें हो तो करंट अकाउंट में आती है, 1 साल से जो ज्यादा के लेन देन हो तो कैपिटल अकाउंट में आता है। आपको पता है एक नॉर्म सा बनाया हुआ है। तो गुड्स सर्विसेज प्रॉफिट, मान लो अपने जो मुकेश अंबानी जी हैं, इन्होंने यूएसए का जो कोई भी इंडस्ट्री हो वहां पे इन्वेस्ट कर रखा है, मान लो लोन दे रखा है यूएसए की इंडस्ट्री को, ठीक है। तो वहां जो प्रॉफिट आ रहा है इनको, वो किसमें आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। हालांकि जो लोन दिया है वो किसमें आएगा, कैपिटल में। मैंने बताया था आपको, कभी भी अपन लोन देते हैं वो तो कैपिटल में आता है, उसका जो प्रॉफिट या इंटरेस्ट आता है, जैसे शेयर किसमें आता है, कैपिटल में। लेकिन शेयर का जो डिविडेंड आता है हर साल वो किसमें आता है, करंट अकाउंट में आता है, ठीक है। लोन होता है कैपिटल में, और जो ग्रांट होती है, ग्रांट या डोनेशन या गिफ्ट, जो कि वापस अपन भुगतान नहीं करते उसका, वो किस में आता है, करंट में आता है। ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने कि डोनेशन, गिफ्ट, डिविडेंड, शेयर किस में आता है, कैपिटल में। लेकिन डिविडेंड, शेयर का जो डिविडेंड है, डिविडेंड क्या होता है मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है। इंटरेस्ट, आपने लोन दे दिया वो तो कैपिटल में आएगा, लेकिन लोन का जो ब्याज मिल रहा है वो करंट में आएगा, ठीक है। रेमिटेंसेज, जो वहां से आपका मान लो आपका जो बेटा या भाई है या कोई भी है, बेटी है या फिर सिस्टर है, वो यूएसए में काम कर रही है, ठीक है, सिर्फ बेटा ही थोड़ा ना काम कर सकता है। तो वो जो पैसा भेज रही है यहाँ पे, वो रेमिटेंस किस में आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। ठीक वैसे ही एफडीआई, एफपीआई, ये किस में आएंगे, कैपिटल में आएंगे। वो वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो अमेरिका का कोई बहुत बड़ा टॉम क्रूज है या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर है, वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो एफडीआई, एफपीआई किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा सर, मैं तो डायरेक्ट ये बताऊं। क्वेश्चन ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट इन बीओपी। निम्न में से कौन सा भुगतान संतुलन में चालू खाता का हिस्सा बनता है, तो गुड्स, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेमिटेंसेस, डोनेशन और गिफ्ट, ये सब किस में है, करंट खाते में। रेमिटेंस मैंने बता दिया कि जो तनख्वाह भेज रहा है यहाँ पे उसको रेमिटेंस बोलते हैं। डोनेशन, कोई डोनेट कर रहा है यहाँ पे एनजीओ में, वो करंट चालू खाता में आएगा। गिफ्ट कोई दे रहा है, क्योंकि इन सबको लौटाना नहीं होता वापस, ब्याज, इसको लोन को तो वापस लौटाना होता है, तो वो कैपिटल में आता है, ठीक है।
और लोन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो ये सब ठीक है, चालू खाता में। कैपिटल में कौन कौन सा आएगा, एफडीआई एफपीआई कैपिटल में आएंगे, पूंजी खाता में आएंगे। सोवरेन बोरोइंग मतलब अपनी जो मान लो यूनियन गवर्नमेंट है या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो मान लो जापान से, जीका से, जापान इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी, इससे अपन लोन ले रहे हैं तो किसमें आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि लोन ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मतलब ईसीबीज। क्या होती है ईसीबीज, मैंने पढ़ाई थी। ईसीबीज होती है कोई भी प्राइवेट कंपनी लोन ले रही है, मान लो मुकेश अंबानी जी लोन ले रहे हैं कहीं से, हालांकि मुकेश अंबानी जी को क्या लोन लेने की जरूरत है यार, मैं भी पागल हूँ। अनिल अंबानी जी, ठीक है, अनिल अंबानी जी लोन ले रहे हैं कहीं से, तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलती है, बाहर से आप लोन ले रहे हो तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है। एनआरआई का अकाउंट डिपॉजिट, ये ध्यान रख लेना भाई कि आप कोई एनआरआई है, ठीक है, एनआरआई यदि अपने घर वालों को सीधा पैसा भेजता है, रेमिटेंस या कोई डोनेशन देता है या फिर गिफ्ट देता है, तो वो तो करंट में आता है, लेकिन यहाँ पे पैसा बैंक में जमा करवा दिया तो वो कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना बस, आप समझ में आ गया सब कुछ। अब इनका जो संतुलन है कि नेट पैसा, मान लो ये भारत है, ये भारत है, ये इंडिया है, ठीक है, इसमें नेट पैसा आ रहा है, मान लो कुछ जा रहा है कुछ आ रहा है, मान लो टोटल मान लो 100 रुपये गए, 100 रुपये गए अपने, ठीक है। कैसे कैसे गए भाई, ये गए कि अपन ने, जो मुकेश अंबानी जी है, उन्होंने किसी कंपनी में 10 रुपये इन्वेस्ट कर दिए थे बाहर, तो 10 रुपये उनके गए, ठीक है। फिर अपन ने इंपोर्ट किया था कुछ, मान लो चावल खरीद लिए थे, चावल तो हम खैर बेचते हैं, कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं ना अपन, जैसे गोल्ड खरीद लिया अपन ने, ठीक है, तो 10 रुपये उसमें गए अपने। इस तरीके से 100 रुपये अपने गए टोटल, ठीक है। और अपने 120 रुपये आ गए बाहर से, कैसे आए कि हमने एक्सपोर्ट कर दिया, चावल बेच दिया तो उससे 20 रुपये अपने आ गए थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जापान से लोन ले लिया 30 रुपये का, तो 30 रुपये यहाँ से आ गए, इस तरीके से 120 रुपये आ गए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना हुआ, 120 माइनस 100 बराबर 20, और ये किसमें, सरप्लस है, अपने पास पैसा आया है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया सरप्लस। समझ में आ गया, कैसे भी करके पैसा आ रहा है और कैसे भी करके पैसा आ रहा है, उन दोनों को माइनस कर देंगे। यदि पैसा टोटल आ रहा है अपने पास तो सरप्लस हो जाएगा, चाहे वो लोन लेके आए, ठीक है, तो भी पैसा तो आ ही रहा है ना लोन लेके, है ना। और यदि पैसा जा रहा है तो वो डिफिसिट हो जाएगा। मान लो हमने 120 रुपये भेज दिए और 100 रुपये अपने पास आए, तो माइनस 20 हो जाएगा, मतलब माइनस प्लस छोड़ा तो 20 रुपये का डेफिसिट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो गया, ठीक है। आगे चले, अब चलते हैं भाई साहब, एक मिनट इसको मैं करंट अकाउंट। अब देखो ये है ना, अब इसको भूल जाओ कैपिटल को। जब हम करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो इसका लेन देन में क्या हो रहा है, अब कैपिटल को भूल जाओ, आप इस पार्ट को भूल जाओ, इसके जो लेन देन में है वो नेट आ रहा है या जा रहा है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब यूजुअली ऐसा होता है कि अपने देखो कैपिटल अकाउंट तो यूजुअली अपना सरप्लस होता है, मतलब कैपिटल अकाउंट में तो अपना पैसा आता ही आता है इंडिया में। क्यों आता है, क्योंकि एफडीआई एफपीआई हमारे यहाँ से तो वहाँ तो इन्वेस्ट करने से रहे, हम तो उतने डेवलप्ड नेशन तो है नहीं, लेकिन बाहर से जो जैसे सिंगापुर जैसी डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएसए है, ये सब कंट्रीज हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर देती है, तो पैसा वहाँ से आता है। उसके अलावा लोन वोन लेने में हम माहिर है ही सही, बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ी होगी, जीका हो गई, जापानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब से हम लोन ले लेते हैं, ठीक है। एनआरआईज भी खूब है हमारे साथ, बहुत सारे। आपने बहुत कम देखे होंगे कि बाहर वाले लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और बाहर पैसा भेज रहे हैं, लेकिन अपने वाले लोग यूएई में काम कर रहे हैं, यूएसए में काम कर रहे हैं, सिंगापुर में काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट की बात करें तो हमारा सरप्लस ही होता है, मतलब पॉजिटिव ही रहता है। कभी कभी को छोड़ दो, कभी कभी अपन आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा ट्रेंड का आ रहा है आरएस में कि कब क्या हुआ, ठीक है, तो अपन वो पढ़ेंगे। लेकिन जो करंट अकाउंट है वो यूजुअली अपना नेगेटिव रहता है, डेफिसिट ही रहता है। क्यों, क्योंकि यार हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। जब इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो पैसा हमारे हाथ से छूटेगा, जाएगा, जब हम सामान खरीदें तो जाएगा ना, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट होता है कुछ सालों को छोड़ के। जैसे कोरोना के टाइम पे अपना करंट अकाउंट सरप्लस हो गया था। क्यों, क्योंकि कोरोना में इंपोर्ट तो अपना बंद हो गया था लगभग, लेकिन एक्सपोर्ट हमने ठीक ठाक कर लिया था। क्यों, क्योंकि एक तो वैक्सीन वगैरह एक्सपोर्ट की थी, आईटी सेक्टर, फार्मा, ये, और आईटी सेक्टर तो अपना वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब वर्क फ्रॉम होम, अमेरिका की बहुत सारी कंपनी, क्योंकि कोरोना में घर बैठ के थे सारे लोग, तो वर्क फ्रॉम होम, उसे मून लाइटिंग बोलते हैं, कि मान लो इन्फोसिस के लिए कोई बंदा काम कर रहा है, उसने साथ में यूएसए की कोई कंपनी के लिए रात में काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो पैसा तो आया उसके पास। तो इसलिए हम करंट अकाउंट, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है और उसने जैसे ही काम किया उसके 1 साल के अंदर अंदर पैसा आ गया, तो किस में काउंट होगा, करंट अकाउंट में काउंट होगा। तो यूजुअली हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट होता है, मतलब पैसा हमारे हाथ से जाता है। लेकिन कोरोना के टाइम पे क्योंकि हमने इंपोर्ट लगभग बंद कर दिया था, सारे जहाज वहाज, सारे कार्गो वार्गो सब बंद हो गए थे, लेकिन आईटी सेक्टर क्योंकि इंटरनेट से चलता है, और फार्मा का हमने एक्सपोर्ट किया, खूब दवाइयाँ वही खूब भेजी हमने, वैक्सीन वगैरह भेजी, तो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया था, ध्यान रखना, ठीक है।
तो मैंने समझ में आ गया आपको, मोस्टली करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, मतलब शॉर्ट टर्म मनी अपना ज़्यादा जाता है, आता कम है। और जैसे एग्जांपल दूँ तो 2022 का जो करंट अकाउंट है -$151 बिलियन था, मतलब माइनस लगभग $150 बिलियन हमारा नेट गया है करंट अकाउंट में, ठीक है। लेकिन कोरोना में ये पॉजिटिव था। और भी 1-2 साल ऐसे और भी है जब हमारा पॉजिटिव रहा था, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रेड सरप्लस है, लेकिन एक मिनट, हाँ, सर्विस में हम ट्रेड सरप्लस है, लेकिन जो गुड्स है उसमें ट्रेड डिफिसिट। इसका मतलब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, करंट अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें होती है, गुड्स होती है, सर्विस होती है, सब होता है। तो हम यदि गुड्स की बात करें तो हम ट्रेड डिफिसिट में, मतलब सामानों की बात करें तो हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा पैसा नेट चला जाता है, ठीक है। लेकिन सर्विस सेक्टर की बात करें तो इंडिया का सर्विस सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है बेंगलोर में कितनी आईटी इंडस्ट्रीज है, गुड़गांव में आईटी इंडस्ट्रीज है, जयपुर भी आईटी इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है। तो हम सर्विस की हम बात करें तो सर्विस में हम ज़्यादा सुविधाएं बाकी लोगों को देते हैं, ज़्यादा सुविधाएं देते हैं। जैसे अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज हमारे यहाँ से वेब डेवलपमेंट का काम करवाती है, तो वो हमें पैसा देगी ना। तो सर्विस में हम ट्रेड सरप्लस है। लेकिन नेट की बात करें तो हम गुड्स में इतना डिफिसिट हो जाता है कि नेट हम नेगेटिव ही जाते हैं, इसलिए करंट अकाउंट डिफिसिट हो जाते हैं। जैसे मैं कुछ डेटा देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखो, एक्सपोर्ट हमारा जैसे 1949-50 में क्या हुआ, 1016 का एक्सपोर्ट हुआ था, लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा का हो गया, 1292 मिलियन डॉलर का हो गया, तो नेट क्या हुआ, नेगेटिव हो गया ट्रेड बैलेंस, ठीक है। अब कुछ कुछ जो ईयर है वो ट्रेड बैलेंस के मैं बता देता हूँ, तो वो क्वेश्चन आ चुका, वो दोबारा नहीं आएगा। देखो एक तो ये था 1971, कहाँ पे ये रहा, 72-73 में, 72-73 में पॉजिटिव रहा, मतलब हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया था इंपोर्ट से। और एक 76-77 में था 76 पॉजिटिव रहा, बाकी सब नेगेटिव है। तो ये काम का नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका, दूसरा आएगा क्वेश्चन आएगा। तो अब देखते हैं कौन सा आएगा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अब आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान। इसमें करंट अकाउंट ये मैंने आपको बता ही दिया ऊपर। देखो एक तो हम डिफिसिट में रहते हैं, डिफिसिट मतलब जीरो से नीचे ही है, नेगेटिव है पूरा ये ग्राफ। देखो आप, ये मुझे कोई रिसर्च पेपर हाथ लगे, देखो यार मेरी आदत ये है, जब तक मैं ढंग से उस कंसेप्ट को नहीं समझ लेता, मैं ना तो पीपीटी बनाता उसकी और नहीं मैं उसको प्रेजेंट करता, क्योंकि यार मैं यदि ढंग से नहीं समझ पा रहा तो मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, है ना। तो मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया इस पर, 2-3 घंटे लगा देता हूँ मैं कोई कंसेप्ट यदि मुझे समझ नहीं आता, सिंपल सी बात है। तो करंट अकाउंट की हम बात करें तो ये देखो, ये जीरो की लाइन है, ठीक है, ये जीरो की लाइन है साहब, ये जीरो की लाइन से नीचे नीचे ये मोस्टली, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ही होता है, एक्सेप्ट ये 4 साल है। एक तो 2001, 2, 2, 3, 3, 4, ये 3 साल है, 1, 2, 2, 3, 3, 4 ये वाले, और उसके अलावा बस यही है ना। और अभी कोरोना में क्योंकि ये जो ग्राफ है ये तो 2019-20 का ही था, 2020-21 की हम बात करें तो वहां पे भी एक बार पॉजिटिव हो गया था। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि भाई एलपीजी रिफॉर्म के बाद में हम हमेशा ही करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहे, ऐसा नहीं है, हम 4 बार सरप्लस भी रहे, 2001, 2, 2, 3, 3, 4 और एक कोरोना के टाइम पे। अब इसमें डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे कि हम 2001-2 में ऐसा क्या हो गया था कि हम सरप्लस हो गए थे, ठीक है, वो अपन मेंस पे पढ़ेंगे यदि जरूरत होगी तो। अभी बस याद रख लेना कि करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट ही होता है, सिर्फ 4 साल ऐसे थे जिनमें सरप्लस हुआ है, ठीक है। आगे चलते साहब, अब आते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको क्या बोला था कि हमेशा हम पॉजिटिव ही रहते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि एफडीआई एफपीआई हमारे यहाँ ज़्यादा आता है, हम वहाँ पे इन्वेस्ट कम करते हैं, लोन लेने में हम परफेक्ट हैं सही, और एनआरआई भी अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये देखो, यदि आप 1991 के बाद में बात करोगे तो पॉजिटिव ही रहा है, सिर्फ एक, हाँ हमेशा पॉजिटिव रहा है 1990 और 92 के बाद में, ठीक है। मतलब हमारे पास पैसा आया ही है कैपिटल अकाउंट में। ये देखो जीरो की लाइन ये है और इससे हमेशा ऊपर ही है। तो बस एक याद रख लेना कि 2008-9 में हाईली डिक्लाइन हुआ था, बहुत शार्पली डिक्लाइन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि आपको पता है 2008 में यूएस सब प्राइम क्राइसिस आया था, बबल फूटा था। तो जब भी सब कोई भी क्राइसिस आती है तो यहाँ पे जितने भी एफडीआई एफपीआई में अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा था ना लोगों ने, अमेरिका वगैरह ने, उन्होंने पैसा वापस खींच लिया। जैसे ही वापस पैसा खींचा, फटाफट से यहाँ से देखो कितना था, लगभग 11,000, कितना था, 1,20,000, हाँ 1,10,000 मिलियन डॉलर से सीधा अपन आ गए थे लगभग जीरो पे, मतलब जीरो से ऊपर ही रहे, 10,000 के आसपास, 10 बिलियन डॉलर के आसपास आ गए थे, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव रहा। अच्छा बात पहले का करें तो 1971-72 का, तो हम ऐसा, अब देखो क्वेश्चन आएगा ऐसा कि हम हमेशा ही कैपिटल अकाउंट सरप्लस में, नहीं एक बार डिफिसिट भी हुआ है, देखो 1972-3 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बस, बाकी हम मोस्टली पॉजिटिव रहे, देखो हमेशा पॉजिटिव रहे, बस 1972-73 में नेगेटिव रहे एक बार, तो ये ध्यान रख लेना। द कैपिटल अकाउंट, ठीक है 1999, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया कैपिटल और करंट का। एक फाइनल कर लेते हैं अपन, ये क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये तो करंट और कैपिटल का हो गया। अब मान लो मैं
टोटल जितना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था कि टोटल जितना आ रहा है टोटल जितना जा रहा है, उसका ट्रेंड की हम बात करें तो उसका ट्रेंड ये है साहब कि हम ऐसा नहीं है कि हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट में पॉजिटिव रहे। जैसे 1992-93, 1995, 96, 2008-9, 2011-12 और 2018-19 देयर वाज ए डिफिसिट इन दिस अकाउंट। ये देखो नीचे जो डिप है ना 2008-9 में, 11-12 में, 18-19 में, ये सब डिफिसिट रहे। तो थोड़ा ये बस अब ज़्यादा याद रटना नहीं है, ये ध्यान रख लेना कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में यूजुअली पॉजिटिव ही रहते हैं। देखो ऊपर ही है, ठीक है, क्योंकि अपना कैपिटल अकाउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन कभी कभी हम नीचे भी गए, नेगेटिव भी गए, जैसे 2008-9 में, 2011-12 में, 2018-19 में। ट्रेंड आपको पता लग गया 2008-9 में क्यों गए, क्योंकि यार पूरा कैपिटल अकाउंट तो चला गया था, अपना कैपिटल अकाउंट डिप हो गया था, इतना नीचे आ गया था। और करंट अकाउंट कितना कैपिटल अकाउंट ही तो संभालता था करंट अकाउंट को। करंट अकाउंट तो अपना वैसे ही डिफिसिट में होता है। मान लो करंट अकाउंट -100 था और अपना कैपिटल अकाउंट यहाँ पे मान लो अच्छा था, 500 था, तो नेट तो 400 आ जाता। लेकिन जब यही घट के मान लो 80 हो गया तो फिर नेट -20 हो गया। तो ये संभालने वाला ही डिप हो गया, तो फिर नेगेटिव तो जाएगा ही जाएगा, -20 हो गया। तो इस तरीके से ने तो 2008-9, 2011-12, 2018-19 में नेट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव गया था। ठीक है, चलते हैं साहब आगे। आई होप आपको समझ में आ गया। अब मैं फटाफट से उस क्वेश्चन में जाता हूँ कि सर ये इतनी रामायण हुई, हमें डेटा तो याद होगा नहीं, लेकिन आप कैसे बोल दोगे हमसे क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ऐसा होगा क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ ट्रेड का पूछ रहा है। अब आपको समझ में तो आ गया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो गुड्स और सर्विसेज का है उसका जो डिफरेंस होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। ट्रेड किस गुड्स और सर्विसेज का होता है ना। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इंडिया ट्रेड बैलेंस रिमेन नेगेटिव फॉर द इंटायर पीरियड। ऐसा हो सकता है क्या कि 1949 से 50 से लेकर 2015-16 तक पूरा ही नेगेटिव रहा। तो आपको पता है कि ग्राफ्स में ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप इस ऑप्शन को तो सीधा सीधा ही काट दोगे कि इंटायर पीरियड के लिए। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो गया। इंडिया ट्रेड बैलेंस रिमेन पॉजिटिव फॉर द इंटायर, ये भी गलत बात है कि हमेशा ही पॉजिटिव रहा, ये भी गलत बात है। अब आपको इतना पता है कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो नेगेटिव तो रहेगा मोस्टली, लेकिन कभी कभी पॉजिटिव हो सकता है वो। तो देखते हैं, एक मिनट, ये दो ऑप्शन है अपने पास। India's trade balance remained negative for the entire period from this to this except 2 years, this and this, when it was positive. और इंडियाज ट्रेड बैलेंस रिमेन पॉजिटिव फॉर द इंटायर पीरियड। अब ये भी आप काट दोगे क्योंकि मोस्टली तो अपना नेगेटिव रहता है ट्रेड बैलेंस, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं ना, तो ये भी काट दोगे। तो बचा ये ऑप्शन कि हाँ मैं दो एक्सेप्शन मान के चल रहा हूँ, हालांकि मुझे पता नहीं है एग्जाम में कि 1972-73 ये सही है, लेकिन सबसे जो सूटेबल ऑप्शन है वही यही है। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए था आपको बस कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट को काटना है आपको और जो मोस्ट सूटेबल स्टेटमेंट है उसको वो करना है। ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे हो जाएगा या आपने अच्छे से समझाया इसको, तो या फिर मैंने अच्छे समझाया तो मैं भी जिम्मेदारी लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो नहीं हो रहा तो फिर मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैंने अच्छे से नहीं समझाया आपको। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेंड ध्यान रख लेना। टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इकोनॉमिक सर्वे 2023 में दिया हुआ है, वो यूएसए, यूएई और नीदरलैंड। ये ध्यान रख लेना भाई, जो पहले ये नीदरलैंड नहीं होता था लेकिन अभी नीदरलैंड तो टॉप 3 में आ गया 2023 के इकोनॉमिक सर्वे में। हम किस कंट्री को एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करते हैं, यूएसए को सबसे ज्यादा करते हैं, फिर यूएई को, फिर नीदरलैंड को। इंपोर्ट की बात करें तो चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट आता है, मेड इन चाइना माल खूब होता है अपने, फिर यूएई, फिर यूएसए। ये ध्यान रखना, सेकंड नंबर पे दोनों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूएई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी कंपनी को इंपोर्ट भी कर रहे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं यार, सिंपल सी बात है, अलग अलग चीजें होती है। जैसे यूएई को हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खूब देते हैं, ठीक है, और यूएई से हम ऑयल लेते हैं, ठीक है, तो अलग अलग आइटम्स होते हैं। और हम गोल्ड भी ले लेते हैं, और गोल्ड को हम जुगाड़ू आदमी है, हम क्या करते हैं, हमारा इंपोर्ट किसी चीज का ज्यादा है उसी चीज का एक्सपोर्ट भी ज्यादा हो जाता है। कैसे, फॉर एग्जांपल ऑयल का इंपोर्ट हमारा बहुत हाई है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहुत हाई है एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि ऑयल लेते हैं हम, क्रूड ऑयल, और उसको रिफाइन करके उसको डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम जेली वगैरह बना के बेच देते हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया। गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड को इंपोर्ट खूब हाई है, लेकिन हम क्या करते हैं, ज्वेलरी बना के उसको बेच देते हैं। ठीक है, टॉप गुड्स एक्सपोर्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल नहीं है। देखना क्रूड ऑयल, ये यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, ये टॉप गुड्स इंपोर्ट है ये, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को खरीदते हैं, इंपोर्ट टॉप है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम जेली वगैरह बना के बेच देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम खरीदते भी हैं, जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह हम खरीदते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम बेचते भी ठीक ठाक है, लैपटॉप वगैरह बना के। ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल, और हम ड्रग्स बायोलॉजिकल हम एक्सपोर्ट करते ही हैं। आपको पता है कि जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में हम वी आर हब ऑफ जेनरिक मेडिसिन। पर्ल एंड प्रीशियस स्टोन्स, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, गोल्ड वगैरह खरीदा और फिर उसको प्रीशियस स्टोन्स में कन्वर्ट करके बेच दिया। आयरन स्टील इंडस्ट्री, केमिकल, गोल्ड, सिल्वर, केमिकल्स हम खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करके वापस बेच देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया हैज़ ट्रेड सरप्लस विद यूएसए, ध्यान रखना। यूएसए का, इंडिया का लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएसए, उसके साथ ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम वहाँ से
खरीदते कम है, बेचते ज़्यादा है यूएसए को, है ना। लेकिन चाइना के साथ तो भाई $50 बिलियन तक का ट्रेड डिफिसिट है, मतलब चाइना का माल हमारे यहाँ ज़्यादा आता है और हम बेचते हैं। तो ये ऑप्शन आ सकता है कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट है, सरप्लस है, हमारा डिफिसिट है, यूएसए के साथ सरप्लस है, ठीक है। और अभी देखो यूएसए और चाइना में कंपटीशन चलता रहता है कि कौन आगे जाएगा ट्रेडिंग पार्टनर में, ठीक है, टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिला के। लेकिन अभी जो 2 साल से वो यूएसए ऊपर है, ठीक है, हमारा ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए सबसे बड़ा है, फिर चाइना है, ठीक है। यूएई थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और थर्ड पे यूएई है, यूएसए, चाइना और यूएई, ठीक है। समझ में आ गया, कंफ्यूज मत हो यार। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अलग होता है, इंपोर्ट डेस्टिनेशन अलग होता है, ट्रेडिंग पार्टनर अलग होता है। ट्रेडिंग पार्टनर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों मिला के होता है। दोनों मिला के यदि हम मान लो कैलकुलेट करें कि कितने का आइटम खरीद बेच रहे हैं मिला के, तो यूएसए के साथ सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, फिर चाइना के साथ कर रहे हैं और फिर यूएई के साथ कर रहे हैं, ठीक है। यदि सिर्फ इंपोर्ट की बात करें, किससे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना के साथ, फिर यूएई, फिर यूएसए के बाद में। और सिर्फ एक्सपोर्ट की बात करें तो यूएसए, यूएई, नीदरलैंड के बारे में, ठीक है। अब आते हैं एफडीआई एफपीआई पे। एफडीआई और एफपीआई में अंतर क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता। जब कोई भी बाहर का आदमी या कोई भी कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ पे निवेश कर रही है, वो एफडीआई एफपीआई होता है। यदि वो जो निवेश है किसी पर्टिकुलर कंपनी में यदि 10% से नीचे का है, चाहे वो इक्विटी में हो या शेयर में हो या बॉन्ड में हो, तो उसे एफपीआई बोल देते हैं। 10% का रूल याद रख लेना। यदि 10% से ज़्यादा है तो वो एफडीआई होता है। एफपीआई में क्या होता है? बॉन्ड भी होता है। इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। मान लो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, उसने आपने भारत सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड खरीद ली। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, कागज का टुकड़ा सब अच्छे से पढ़ा हुआ है, यदि आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो ये खरीद लिया, मतलब एक तरीके से भारत सरकार को लोन दे दिया उसने, कागज का टुकड़ा उसने लिया और पैसे दे दिए। तो ये किस में आएगा? एफपीआई में आएगा। लेकिन एफडीआई में बॉन्ड की बात नहीं होती, वो शेयर ही होता है। हाँ, कुछ कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं जो कि शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा काम का नहीं है, ये छोड़ दो आप, ठीक है। ये ज़्यादा वोलेटाइल होता है भाई। किसी कंपनी में आपने कम पैसा लगाया है, 10% से कम किया, तो आप उठा के भाग सकते हो फटाफट से। लेकिन किसी कंपनी के 50% आपने कर दिया तो ये ज़्यादा परमानेंट होगा ना। मान लो कोई उद्योग है, उसमें आपने 50% इन्वेस्ट कर रखा है, मशीनरी सब में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहाँ से निकलना मुश्किल होगा ना यार, है ना। तो एफडीआई ज़्यादा परमानेंट होता है क्योंकि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। कि ज़्यादा पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। किसी को आपने उधार भी दिया हुआ है, तो मान लो 500 रुपये उधार है, तो आप एक फ़ोन पे बोलोगे कि यार वो 500 रुपये डाल दे मेरे पास, तो वो निकल जाता है, ठीक है। हालांकि मेरे दोस्त इतने चिंदी है कि वो 500 रुपये खा जाते हैं, है ना। मजाक है यार। तो मजाक की बात बताता हूँ अभी मैं एक आपको, है ना, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं ये एग्जांपल। तो एग्जांपल अपन करते हैं एफपीआई। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक्स थ्रू एफआईआई रजिस्टर्ड एट सेबी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया सेबी के थ्रू, जो एफआईआई रजिस्टर होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ के थ्रू। और एफडीआई का जैसे एक कंपनी है सॉफ्टबैंक ग्रुप जापान का, उसने अनअकैडमी में इन्वेस्ट किया। अब मान लो वो 10% से कम इन्वेस्ट करता ना अनअकैडमी में, तो एफपीआई कहलाता। लेकिन उसने 10.5%, ये देखो मैंने अनअकैडमी का कहीं से खोजा भी था, घुस जाता हूँ मैं इनमें, ठीक है। तो ये देखो सॉफ्टबैंक ने, जो आपने नाम सुना होगा गौरव मुंजाल सर, जो कि जयपुर के हैं, हिमेश सिंह और रोमन सैनी सर, ये तीनों ही अपने राजस्थान के ही हैं। इन्होंने, इनका जो मिला के 15% है अनअकैडमी में अभी, ठीक है। सॉफ्ट बैंक का अकेले का 10.5% है। अब क्योंकि 10% ज़्यादा है तो ये एफडीआई कहलाएगा, ठीक है। तो ये एफडीआई, सॉफ्टबैंक ग्रुप ऑफ जापान इन्वेस्टेड $150 बिलियन इन अकेडमी, मतलब 10.5% उन्होंने एक्वायर कर लिया, तो ये एफडीआई में काउंट हो गया। समझ में आ गया एफडीआई एफपीआई क्या होता है। एफडीआई सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ से आता है? सिंगापुर से आता है भाई, ठीक है। फिर मॉरिशस से आता है, फिर यूएई, फिर यूएसए। ये याद रख लेना, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंट्री से सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है। सिंगापुर से आता है, फिर उसके बाद मॉरिशस से। अभी आप बोलोगे यार ये छोटी छोटी कंट्रीज है, मॉरिशस तो यहाँ से कैसे आता है? अरे होता क्या है, मॉरिशस में टैक्स रिबेट्स हैं, ठीक है। तो जैसे अमेरिका का कोई आदमी भी इन्वेस्ट कर रहा है तो पहले मॉरिशस में सेल कंपनी खोलेगा या कोई कंपनी खोलेगा, फिर उसके थ्रू करेगा। तो पैसा तो एक्चुअली तो अमेरिका से आ रहा है, लेकिन मॉरिशस में टैक्स वगैरह छूट मिल जाती है उनको। जो एफडीआई पे जो रिटर्न उनको मिल रहा है ना, जो प्रॉफिट मिल रहा है, वहाँ पे उनको टैक्स नहीं लगता, तो वो मॉरिशस के थ्रू अपने करते हैं, तो इसलिए होता है। और यहाँ पे राउंड ट्रिपिंग होती है, शेल कंपनीज, ये सब अपन मेंस में पढ़ेंगे यदि काम का होगा तो, ठीक है। अभी अपन नहीं जाएंगे उसमें, प्लेन में काम का नहीं है तो नहीं जाएंगे। स्कोर सेक्टर विद हाईएस्ट एफडीआई, कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है? अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और सबसे ज्यादा एफडीआई कौन से राज्य में आता है? महाराष्ट्र में। क्यों आता है भाई महाराष्ट्र में? यार मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और इतनी सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई है मुंबई में, तो वहाँ पे एफडीआई आना नॉर्मल सी बात है, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं मुंबई को इंडिया की। तो महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा चंक, 80% जो महाराष्ट्र का जो टोटल जो लेना देना होता है वो मुंबई करता है अकेला, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे कर्नाटका। कर्नाटका क्यों भाई? कर्नाटका में बेंगलोर है यार, बेंगलोर में सारी कंपनीज है, अनअकैडमी, बाईजूस सबका जो ऑफिस है वो कर्नाटका में।
बेंगलोर में, तो वहाँ पे जैसे सॉफ्ट बैंक ने मान लो अनअकैडमी में किया इन्वेस्ट, तो ये तो कर्नाटका की जीएसडीपी में काउंट होगा, हमारी में थोड़ा ना काउंट होगा। ये जो अपने लड़के हैं वो जयपुर के हैं, लेकिन ये इन्होंने तो बेंगलोर जाके खोल लिया, ठीक है। हाँ, अपना जो लड़का है अमित जी कारदेखो.com वाला, वो तो जयपुर वाला ही है, तो उसमें जो उसकी कंपनी में जो इन्वेस्ट होगा वो तो राजस्थान में काउंट होगा, ठीक है। तो थैंक यू अमित भाई, आप राजस्थान में रहे और राजस्थान में जो एफडीआई है उसको काउंट करवा रहे हो आप, ठीक है। मजाक की बात करता हूँ यार, पता नहीं यार, एक तो ना इंटरव्यू देने वालों से, सिलेक्टेड लोगों से कभी डरना नहीं है अपने को, ठीक है। मतलब वो भी अपने जैसे ही होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो कल एक इंटरव्यू ग्रुप में जुड़ा हुआ था, मेरी आदत है मैं थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, मतलब लिमिट में ही रह के करता हूँ, लेकिन ठीक है। तो कोई लोग पूछते थे कि नए मेंबर्स कब अपॉइंट होंगे, कौन से अपॉइंट होंगे, क्या होंगे, तो मैंने एक मजाक में एक पोस्ट डाल दिया वहाँ पे कि कटारा जी को रीअपॉइंटमेंट चलने की बात हो रही है, ताकि वो एक सीक्रेट एजेंट काम करेंगे और वो पूरा एक्सपोज करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है आरपीएससी में। और लोग मान भी गए, और लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये न्यूज़ कहाँ से पता लगी कि कटारा जी को रीअपॉइंट करेंगे। और मैंने मैसेज में भी लिख दिया था कि क्योंकि रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं होता ना आरपीएससी मेंबर का, तो उनको चेयरमैन बनाने की बात हो रही है। तो लोग मान भी गए कि अच्छा कटारा जी को चेयरमैन बना रहे। अरे भाई, जो आदमी पकड़ा गया है, जिसको ईडी रिमांड में ले रही है, जो जेल में है, जिसका राष्ट्रपति महोदय के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो उसको आप चेयरमैन कैसे बना दोगे यार? मैं मजाक कर रहा था। तो आप डरना नहीं है, मतलब इंटरव्यू वालों से भी नहीं डरना, वो भी अपने जैसे ही लोग होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू क्या यार, सिलेक्टेड लोगों से भी नहीं डरना। हाँ, उनकी रेस्पेक्ट करनी है उनके काम के लिए, ठीक है। बहुत 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 सिलेक्टेड लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बिल्कुल, जैसे गौरव सर ही हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार अब क्या ही बोलूँ उनके बारे में, छोड़ो। आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व, अब ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट पैसा आ रहा है तो आरबीआई के पास रिजर्व अच्छा खासा होगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आपने पढ़ा होगा 1991 में, ये मेंस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो हुआ क्या था कि हमारे पास इतना कम पैसा बच गया था कि हम 3 सप्ताह तक का, मतलब 20-21 दिन का इंपोर्ट भी हम एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब एफोर्ड क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि पैसा ही नहीं है भाई। इंपोर्ट करने के लिए तो पैसा चाहिए होगा हमें, गेहूं खरीदने, चावल खरीदने, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज खरीदनी है, इसलिए फॉरेक्स रिजर्व होना इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, हमें तो ये बताओ साहब, ज्ञान मत दो यहाँ पे। क्वेश्चन सिंपल सी बात है, ऐसा आएगा कि निम्न में से कौन सा कंपोनेंट फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट नहीं है? 4 कंपोनेंट मिला के आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व बनते हैं। पहला, जो विदेशी मुद्रा पड़ी हुई है आरबीआई के पास, मान लो डॉलर पड़े हुए आरबीआई के पास, कुछ युआन पड़े हुए, पाउंड पड़े हुए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड पड़े हुए फॉरेन गवर्नमेंट्स के, मान लो चाइना का बॉन्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर यूएसए का बॉन्ड पड़ा हुआ है। तो ये सब तो हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट, गोल्ड भंडार, ठीक है, सोना कितना पड़ा हुआ है, ये भी दूसरा पार्ट हो गया, क्योंकि सोना हम गिरवी रख के पैसा उठा सकते हैं जब जरूरत पड़ी, तो सोना इंपॉर्टेंट है। एक होता है रिजर्व ट्रांच पोजीशन। रिजर्व ट्रांच पोजीशन क्या होती है? अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रट लो इसको। और एक होता है स्पेशल ड्रॉइंग नोट्स। अब मैं समझा तो दूंगा आपको अभी, लेकिन वही है, वो बीरबल की खिचड़ी वाली बात हो जाएगी। थोड़ा सा बता देता हूँ कि यार कुछ नहीं है, अपना जो आरबीआई, जो आईएमएफ होता है, आईएमएफ जो होता है, वहाँ पे हमारा कोटा बना होता है हर कंट्री का। कोटा क्या होता है कि एक मेंबरशिप फीस वो लेता है हमसे, ठीक है, आईएमएफ जो मॉनेटरी जो बॉडी है वो। अब क्या करता है, ये जो कोटा होता है, जो फीस लेता है, जब मान लो 100 रुपये फीस है, अब अपन ने वहाँ पे 500 रुपये जमा करवा रखे हैं। इस 500 में से 100 रुपये तो जो कोटा है उसको हटा दो, क्योंकि वो तो फीस है। जो बाकी 400 रुपये जो बचे हैं वो रिजर्व ट्रांच पोजीशन है, मतलब रिजर्व में पड़े हुए हैं वो अपना उनके पास। मतलब मान लो अपना इंडिया का आईएमएफ के पास 500 रुपये पड़े हुए टोटल, ठीक है, उनमें से 100 रुपये तो मेंबरशिप फीस है, जिसे कोटा बोलते हैं, उनमें घटा दो, तो जो बचा है 100 रुपये वो रिजर्व ट्रांसपोजिशन है। मतलब वो एक तरीके से हमारे पास नहीं पड़े, हमारा ये आईएमएफ के पास पड़े, जब जरूरत होगी हम ले लेंगे, रिजर्व में पड़ा हुआ है। ये तो आरबीआई के पास पड़े हुए थे दोनों, लेकिन ये भी फॉरेक्स रिजर्व में, क्योंकि हमारा ही है वो, ठीक है। तो रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में ऑप्शन आ सकता है। और एक स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं, ये भी आईएमएफ के अंदर ही होता है। एक तरीके से करेंसी है आईएमएफ की, जो कि 5 करेंसी से मिलकर बनी होती है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा कि निम्न में से कौन सी करेंसीज एसडीआर को, जो एसडीआर का जो वेटेज निकालते हैं उसमें काम आती है? कौन सी? डॉलर, जो बड़ी बड़ी करेंसीज यार, जापानीज येन, चाइनीज युआन, यूरो, पाउंड और डॉलर, 1 2 3 4 5, ये और जो चाइनीज युआन के साथ रेनुनबी है, रेनुनबी बोलते हैं ना उसे, हाँ वो भी है, ठीक है। तो ये 5-6 करेंसीज है, ये ध्यान रख लेना आप, इसको पोज करके आप रख लेना इसको। 4 कौन कौन सी चीज़ें जो रिजर्व बैंक में, फॉरेक्स रिजर्व में काउंट होती है? फॉरेन करेंसीज, गोल्ड, रिजर्व ट्रांसपोजिशन और एसडीआर, ठीक है, आरटीपी और एसडीआर और गोल्ड और ये, ठीक है। अब देखो ये मैंने आरबीआई की, अब आरबीआई क्या करता है, मैं आरबीआई की वेबसाइट पे पहुंच गया था। फॉरेक्स रिजर्व हमारा 600 बिलियन मार्क क्रॉस कर चुका है 2-3 बार, ठीक है। अभी 500 के आसपास है, कुछ 500 और कुछ, ये 593, 593, ठीक है। ये कब का है?
इस 8 सितंबर का। अभी आरबीआई क्या करता है, हर हर 7 दिन में निकालता है। तो मैं आरबीआई की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे पूरा देखो इन्होंने एक्सेल और ये पीडीएफ डाली हुई होती है। और ये देखो 8 सितंबर, फिर 15 सितंबर, 1 सितंबर, 25, हर 7 दिन में निकालता है ये। तो मैंने वहाँ पे जाके इसको पीडीएफ को डाउनलोड किया। तो ये देखो कि हमारे पास आरबीआई बोल रहा है कि हमारे पास जो टोटल रिजर्व है, इनमें फॉरेक्स करेंसीज है, गोल्ड है, एसडीआर है और रिजर्व पोजिशन इन आईएमएफ है। 4 चीज़ें हैं, इनका कुल मिला के हमारे पास कितना है, $593 बिलियन है। ठीक है। अभी तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन ऐसे भिड़ जाते हैं यार कि हमने कभी भी फॉरेक्स रिजर्व को $600 बिलियन क्रॉस नहीं किया। तो किया है, 1-2 बार किया है। ठीक है। ये तो रोजाना चेंज होता रहता है ना, क्योंकि जैसे ये जो एसडीआर या रिजर्व पोजीशन है, एसडीआर है, इनकी डॉलर की कीमत रोजाना चेंज होती है। तो वैसे वैसे ये फॉरेक्स एक्सचेंज भी रोजाना चेंज होते हैं। ठीक है। चाइना का कितना है भाई, $3000 बिलियन, समझ रहे हो आप, लगभग $3 ट्रिलियन। आप सोचो इंडिया की जीडीपी $3.75 ट्रिलियन है। तो अपनी जो जीडीपी है लगभग उसके बराबर तो चाइना के पास फॉरेक्स रिजर्व भी पड़े। तो और अपनी जीडीपी से 5 गुना ज़्यादा बड़ी जीडीपी है। ठीक है भाई साहब, आज का ये जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है हो गया है। थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर झेलने के लिए। मज़ा आया तो आपका लाइक कर देना। और आपको इकोनॉमिक्स सच में इजी लग रही है, सच में ये सब देखो, ये सब निकालने का पर्पज़ यही होता है कि आपको पता लगे कि ये सच में चीज़ें चल रही है, हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे। आरबीआई हर 7 दिन में ये यहाँ पे डाल रहा है, तो हमारे पढ़ने का पर्पज़ है कुछ। ठीक है। तो इसलिए मैं ये सब रिसर्च करता हूँ और ये सब रिसर्च पेपर से ग्राफ वगैरह आपके साथ लाता हूँ, ताकि आप सच में इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट बन जाओ। और इकोनॉमिक्स आपको आई होप इजी लगी होगी। कमेंट कर दो यार, कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, सच में मोटिवेशन मिलता है। आपका सिर्फ 10 सेकंड जाएगा, लेकिन वो और अच्छा देने की इच्छा होती है। ठीक है। थैंक यू सो मच। आप जब भी देख रहे हो